फ्रेंड इंडिया और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पे देखिए काव्य शास्त्र संबंधी जो अवधारणाओं को हम क्लियर करा रहे हैं, साथ ही आपको प्रीवियस के क्वेश्चन का भी आइडिया रहे, इसलिए आपने देखा कि जैसे ही हमने काव्य लक्षण और सामान्य परिचय के वीडियो को कराया था, जस्ट उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर के प्रैक्टिस सेट के करीबन 30 क्वेश्चन कराए थे। सेम पैटर्न हम फॉलो करते चलेंगे ताकि एक तरफ तो आप कॉन्सेप्ट क्लियर करते रहें, कॉन्सेप्ट बिल्ड होता रहे, दूसरी साथ में आपकी प्रैक्टिस भी होती रहे कि हाँ पेपर का पैटर्न इस तरीके से होता है। अब इसमें हो सकता है आपको कुछ क्वेश्चन आए, कुछ नहीं आए, लेकिन आपको क्वेश्चन को ध्यान से सुनना है, समझना है कि ये क्वेश्चन होता है। और क्योंकि यहाँ पे जितने भी ऑप्शन है ये प्रीवियस के क्वेश्चन आए हुए हैं, तो हम इसको व्याख्या सहित कराएंगे। तो कहीं ना कहीं ये आप समझिए क्वेश्चन भी देख रहे हैं और बहुत कुछ टॉपिक से रिलेटेड आपका क्लियर भी होता रहेगा। अब यहाँ पे जैसे क्वेश्चन है विखंडनवाद का जनक माना जाता है, तो आपको तुरंत समझ में आना चाहिए इसमें देरिदा रिचर्ड रूसो का जो नाम दिया गया है, तो ये पाश्चात्य काव्य शास्त्र है और आपके सिलेबस में है। और जो भी अपीयर होने वाला है टीजीटी पीजीटी एग्जाम में, तो ये देखिए 2021 का क्वेश्चन है ना। तो ये सभी के लिए समान दृष्टि से उपयोगी है। विखंडनवाद जो एक वाद है, एक सिद्धांत है, इसके जनक है देरिदा। और जॉक देरिदा का जन्म सन 1930 ईस्वी में अल्जीरिया के यहूदी परिवार में हुआ था। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक ऑफ ग्रामेटोलॉजी है। क्या नाम है? ऑफ ग्रामेटोलॉजी। इनका मानना है कि किसी भी पाठ में वर्चस्व और हाशिए या गौड़ का चिंतन भाषाई अर्थ में मौजूद होता है, जो वर्चस्व और गौड़ के रूप में द्विविभाजन से आरंभ होकर निरंतर विकसित होता रहता है। अर्थात वर्चस्ववादी व्यवस्था में किसी पाठ के केंद्र में स्थित अर्थ को विखंडित करके उसकी जगह हाशिए या गौड़ बना दिए गए अर्थ को स्थापित किया जा सकता है। इस रूप में किसी पाठ को पढ़ा जाना विखंडन कहलाता है। विखंडन का अर्थ क्या है, समझ में ये आया कि नहीं? जॉक दरिदा जो इस कॉन्सेप्ट को देने वाले 1930 में अल्जीरिया के यहूदी परिवार में जन्म लेने वाले, और इनका ये जो विचारधारा है इसमें कहते हैं कि मान लो कोई भी पाठ है, तो उस पाठ को वर्चस्व और हाशिए गौड़ का चिंतन भाषाई अर्थ में मौजूद होता है। चिंतन तो होता है, लेकिन वो एक द्विविभाजन का शिकार होता है, हाशिए में छोड़ दिया जाता है। और जब वर्चस्ववादी व्यवस्था में कोई भी पाठ कि केंद्र में स्थित जो अर्थ है उसको विखंडित करके, जो मूल अर्थ है उसको विखंडित तोड़ दिया गया, हटा दिया गया, और उसको हाशिया गौड़ मतलब कि नगण्य बना दिया गया, तो उसी को हम कहते हैं विखंडन। हिंदी काव्य शास्त्र में बौद्धिक रस की स्थापना करने वाले विद्वान, तो भारतीय काव्य शास्त्र में हम रस सिद्धांत के बारे में पढ़ते हैं, और यहाँ पे नाम दिया गया है कि बौद्धिक रस के बारे में किसने बात की है? भिखारी दास, माता प्रसाद गुप्त, भगीरथ मिश्र, गणपति चंद्रगुप्त। तो यहाँ पे देखिए जो गणपति चंद्रगुप्त हैं, हिंदी काव्य शास्त्र में बौद्धिक रस की स्थापना करने वाले गणपति चंद्रगुप्त हैं। गणपति चंद्रगुप्त का जन्म 15 जुलाई 1928 को राजस्थान के मंडा सुरेरा में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाओं का नाम है साहित्य विज्ञान, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। तो गणपति चंद्र जी का हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है। बाकी इन्होंने साहित्य विज्ञान लिखा, रस सिद्धांत का पुनर्विवेचन लिखा, हिंदी काव्य में श्रृंगार परंपरा भी लिखा। निम्नलिखित में से अभिज्ञान का संबंध किससे है? अभिज्ञान का क्या मतलब है? कथानक, अभिनय, चरित्र, गीत। तो अभिज्ञान का संबंध इसमें किसमें है? कथानक से है। अभिज्ञान का संबंध कथानक से है। अभिज्ञान शब्द अरस्तु की मान्यता में आया हुआ है। यह शब्द यूनानी भाषा के अनगो अनगोरिस का हिंदी अनुवाद है। अभिज्ञान का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान की परिणति। अभिज्ञान दुखांतक के तहत कथानक में पात्रों के मन में प्रेम अथवा घृणा का भाव जागृत होता है। नीचे दो कथन दिए गए हैं। पहला कथन क्या है कि जॉक देरिदा का मानना है कि पाठ का अर्थ पाठक तय करता है। देखिए अभी देरिदा का हमने विखंडनवाद पढ़ा, और कहते हैं कि जॉक देरिदा का ये मानना है कि जो पाठ का अर्थ है वो पाठ का अर्थ क्या होना चाहिए वो पाठक तय करता है, क्योंकि पाठकों के मन की भिन्नता के कारण पाठ जो होता है बहुलार्थी होता है, यानी बहुत से अर्थों वाला होता है। इसमें क्या सही है? तो दोनों ही सही है और व्याख्या भी सही है। जॉक देरिदा का मानना है कि पाठ का अर्थ जो है वो पाठक तय करता है, क्योंकि पाठकों के मन की भिन्नता के कारण पाठ बहुलार्थी होता है। अभिकथन सही है। जॉक देरिदा जो कि विखंडनवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं, इनका जन्म 1930 में अल्जीरिया में हुआ था। इनके गुरु का नाम फूको अल्थ्यूरिस था। ऑफ ग्रामेटोलॉजी एंड राइट एंड डिफरेंस 1978 ईस्वी। इनके प्रमुख ग्रंथ हैं पाल दी मान, विखंडनवाद के प्रबल समर्थक है पाल दी मान। निम्नलिखित में से यह कथन इष्टाभिधेय वक्रोक्तिरिष्टा वाचाम अलंकृते, मतलब ये कथन कि इष्टाभिधेय वक्रोक्तिरिष्टा वाचामल अलंकृति, ये जो है किसका है इसमें से? तो ये भामा उद्भट दंडी वामन। तो ये भामा का है।
इष्टाभिधेय वक्रोक्त रिष्टा वाचाम अलंकृता है, ये भामा का है। भामा ने काव्यालंकार नामक ग्रंथ की रचना की है। काव्यालंकार कितने परिच्छेदों में? 6 परिच्छेदों में है। निम्नलिखित में से कौन सा कॉलरिज का ग्रंथ नहीं है? द टेबल टॉक, लेक्चर्स ऑन शेक्सपियर, एलिजाबेथन एसेज, लेटर्स। अब यहाँ पे आपको कॉलरिज के ग्रंथ, जो भी ग्रंथ दिए गए इसमें से ये पूछा कौन सा कॉलरिज का ग्रंथ नहीं है, तो कौन सा नहीं है? द टेबल टॉक, एलिजाबेथन एसेज। एलिजाबेथन एसेज द टेबल टॉक ग्रंथ कॉलरिज का नहीं है, तो फिर एलिजाबेथन और द टेबल टॉक किसका है? हमें भी ये भी तो पता होना चाहिए कि इनका नहीं, तो एलिजाबेथन और द टेबल टॉक है किसका? तो ये ग्रंथ है टी.एस. इलियट का, और द टेबल टॉक विलियम हैजलिट का ग्रंथ है। एलिजाबेथन एसेज द टेबल टॉक ग्रंथ कॉलरिज का नहीं है, बल्कि एलिजाबेथन एसेज ग्रंथ टी.एम. एलियट का और द टेबल टॉक विलियम हैजलिट का ग्रंथ है। कॉलरिज द्वारा रचित ग्रंथ में, कॉलरिज के द्वारा जो ग्रंथ है उसमें कौन कौन सा है? तो लेटर्स, लेक्चर ऑन शेक्सपियर। कॉलरिज द्वारा जो है लेटर्स हो गया, लेक्चर ऑन शेक्सपियर हो गया, बायोग्राफिया लिटरेरिया हो गया, चर्च एंड स्टेट। ये कई बार एग्जाम में पहले भी पूछा गया है। तो एक तो एलिजाबेथन एसेज हो गया, द टेबल टॉक हो गया, है ना, और इनके अलावा टी.एस. इलियट का द टेबल टॉक, और ये कॉलरिज द्वारा रचित ग्रंथ में लेटर्स है, लेक्चर्स ऑन शेक्सपियर है, बायोग्राफिया लिटरेरिया, चर्च एंड स्टेट, कन्फेंसेज ऑफ इन इंक्वायरिंग स्पिरिट, और द फ्रेंड करके एड टू रिफ्लेक्शन करके है। निम्नलिखित में से इतिहास दर्शन से मूलतः संबंधित विचारक कौन है? तो इतिहास दर्शन से यहाँ पे कौन जुड़ा हुआ है? वाल्टेयर। इतिहास दर्शन की मूलतः संबंधित विचारक का नाम है वाल्टेयर। वाल्टेयर का मूल नाम है फ्रांसिस मेरी एरोएट। फ्रांसिस मेरी एरोएट, ये वाल्टेयर नाम से रचना करते थे। इनका जन्म पेरिस में 21 नवंबर सन 1694 को हुआ था। इन्होंने नाटक, दर्शन, व्यंग, कथा तथा काव्य शास्त्रीय रचनाएं लिखी और बधी बधाई परंपराओं का विरोध भी किया। निम्नलिखित ग्रंथों का सही अनुक्रम बताना है। रिपब्लिक, माइंड इन द मॉडर्न वर्ल्ड, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, एसेज, एशियंट एंड मॉडर्न। इनमें से हमें बताना है कि सही अनुक्रम, इसलिए आपको इन सब का समय पता होना चाहिए। ये यूजीसी नेट के एग्जाम का क्वेश्चन है, तो इनका क्रम क्या होगा, ये जब आपको प्रकाशन वर्ष पता होगा तो प्रकाशन वर्ष के अनुसार ही इनको लगा पाएंगे। जैसे यहाँ पे रिपब्लिक, तो रिपब्लिक जो है, रिपब्लिक के लेखक कौन है? प्लेटो, तो ये 380 ईस्वी पूर्व है। प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म आई रिचर्ड का 1929 में है। एसेज, एंशियंट एंड मॉडर्न करके टॉमस स्टर्न्स इलियट का है 1936 ईस्वी। माइंड इन द मॉडर्न वर्ल्ड करके लियोनेल ट्रेलिंग का है 1972 ईस्वी। निम्नलिखित में से भोजराज की पुस्तक कौन सी है? अभिनव भारती, काव्य कौतुक, व्यक्ति विवेक, श्रृंगार प्रकाश। तो इसमें से भोजराज की पुस्तक का नाम क्या है? श्रृंगार प्रकाश। भोजराज की पुस्तक का नाम है श्रृंगार प्रकाश। इनका अन्य ग्रंथ है सरस्वती कंठाभरण। तो एक तो भोजराज का है श्रृंगार प्रकाश, दूसरी चीज है भोजराज के श्रृंगार प्रकाश के अलावा इनका है ग्रंथ सरस्वती कंठाभरण। इनका समय 11वीं सदी और जन्म स्थान कहाँ पे है? मालवा है। अभिनव भारतीय आचार्य अभिनव गुप्त की टीका है, इसे नाट्य वेद विवृत्ति भी कहते हैं। व्यक्ति विवेक महिम भट्ट राजानक की पुस्तक है। इनका समय 11वीं सदी का पूर्वार्ध और जन्म स्थान कहाँ है? कश्मीर है। काव्य कौतुक किसका है? तो काव्य कौतुक भट्टौत का ग्रंथ है, जिस पर अभिनव गुप्त ने काव्य कौतुक विवरण नाम से टीका भी लिखा। तो भोजराज, श्रृंगार प्रकाश, ग्रंथ अन्य में सरस्वती कंठाभरण, समय 11वीं सदी और जन्म स्थान मालवा। अभिनव भारतीय आचार्य अभिनव गुप्त की टीका, इसे नाट्य वेद विवृत्ति भी कहते हैं। और व्यक्ति विवेक महिम भट्ट राजानक की पुस्तक है। व्यक्ति विवेक ये महिम भट्ट की पुस्तक है। इनका समय 11वीं सदी का पूर्वार्ध और जन्म स्थान कश्मीर। और काव्य कौतुक भट्टोत का है, जिस पर अभिनव गुप्त ने काव्य कौतुक विवरण नाम से टीका लिखा। सूची 1 को 2 से सुमेलित करना है। राजशेखर, भट्टनायक, विश्वनाथ, अभिनव गुप्त, तो इनको हम क्रम से यहाँ पे मिलाएं। तो राजशेखर जो रचनाकार हैं वो काव्य मीमांसा के हैं, भट्टनायक हृदय दर्पण के हैं, विश्वनाथ साहित्य दर्पण। यानी कौन से रचनाकार किस रचना के प्रमुख ग्रंथ करता है, तो उनमें से जो है राजशेखर काव्य मीमांसा, भट्टनायक ने लिखा है हृदय दर्पण, विश्वनाथ का है साहित्य दर्पण, अभिनव भारती का है अभिनव भारती, अभिनव गुप्त का है अभिनव भारती। निम्नलिखित में से किसका संबंध मनोविश्लेषणवाद से नहीं है? कामवृत्ति, अहम, पाठ संरचना, मनोविश्लेषणवाद पद्धति। तो इनमें से किसका संबंध मनोविश्लेषणवाद से नहीं है? वो है पाठ संरचना। मतलब काम वृत्ति हो, अहम हो, मनोविश्लेषण, ये सब तो मनोविश्लेषण से है। जो नहीं है वो है पाठ संरचना। पाठ संरचना का संबंध जो है वो मनोविश्लेषणवाद से नहीं। मनोविश्लेषणवाद के प्रमुख प्रवर्तक हैं सिगमंड फ्रॉयड।
फ्रॉइड ने ही मानव मन का गहन अध्ययन करने के बाद जिस सिद्धांत का निरूपण किया उसे ही हम मनोविश्लेषणवाद कहते हैं। फ्रॉइड ने मन पर शासन करने वाली 3 शक्तियां बताई, इदम, अहम, परम। इदम का संबंध काम प्रवृत्ति से, जिसे फ्रॉइड ने लिबिडो कहा है। अहम इदम का वो अंश है जिसका विकास बाहरी पर्यावरण में होता है। निम्नलिखित में से कौन से ऐसे 2 ग्रंथ विशेष रूप से रस से जुड़े हुए हैं? 10 रूपक साहित्य दर्पण, काव्य अलंकार, काव्य आदर्श। तो इसमें कौन से जुड़े हुए हैं? 10 रूपक तथा साहित्य दर्पण। 10 रूपक तथा साहित्य दर्पण वो ग्रंथ विशेष रूप से रस से जुड़े हैं। कौन कौन? 10 रूपक, साहित्य दर्पण। 10 रूपक ग्रंथ के लेखक धनंजय तथा साहित्य दर्पण के लेखक विश्वनाथ हैं। तो 2 हो गया। 10 रूपक किसका है? धनंजय का है, और साहित्य दर्पण के लेखक विश्वनाथ हैं। शब्दार्थ यो अर्थ व वस्वे हावे विद्या, साहित्य विद्या किसका कथन है? ये तो ये राजशेखर का है। यहाँ पे प्रमुख काव्य शास्त्री और ग्रंथों में देखें तो शब्दार्थ यो यश वश भावेन विद्या, साहित्य विद्या, ये किस लेखक के द्वारा है? राजशेखर। शब्दार्थों से तो वक्र कवि व्यापार शालिनी, तो कवि व्यापार शालिनी ये कहना है कुंतक का। रसान्वितम कवि कुर्वम कृतिम प्रीतिम च, जहाँ पे कीर्तिम प्रीतिम करके है ये भोजराज का है। वाक्यम रसात्मकम काव्यम करके ये विश्वनाथ का है। तो शब्दार्थों यो करके राजशेखर का है। शब्दार्थों से तो वक्र कवि व्यापार, तो ये कुंतक का है, वक्र कवि। और जहाँ पे कीर्ति प्रीति चाकुरवनम करके है रस का, भोजराज। और रसात्मकम तो विश्वनाथ का है। निम्नलिखित ग्रंथों को कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। काव्यादर्श, औचित्य, विचार चर्चा, काव्य अलंकार, सूत्र वृत्ति, अभिनव भारती। अब यहाँ पे भी देखिए, जब तक आपको प्रकाशन वर्ष क्लियर ना हो तो फिर आप क्रम से कैसे लगाएंगे। यूजीसी नेट दिसंबर में ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत देखने को मिलेंगे। यहाँ पे ग्रंथ का नाम दिया है जैसे काव्यादर्श, काव्य अलंकार, सूत्रवृत्ति, अभिनव भारती, औचित्य, विचार चर्चा। और काव्यादर्श ग्रंथकार कौन है? दंडी। तो दंडी। और काव्यादर्श का समय है 6ठी 7वीं सदी। काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति वामन के द्वारा 8वीं सदी। अभिनव भारती करके अभिनव गुप्त का है 10वीं सदी। औचित्य विचार चर्चा करके औचित्य विचार चर्चा 6वीं का 11वीं सदी। तो एक क्रम भी देखने को मिला। काव्यादर्श 6ठी सदी में दंडी ने लिखा था, सूत्रवृत्ति वामन ने 8वीं में, अभिनव भारती का समय जो है 10वीं सदी, अभिनव गुप्त। और औचित्य विचार चर्चा जिसके ग्रंथकार हैं 6वीं 11वीं सदी में। निम्नलिखित में से किसके मतानुसार इतिहास की व्याख्या द्वंद्वात्मक पद्धति के आधार पर होनी चाहिए? बीको, तेन, हीगल, वाल्टेयर। द्वंद्वात्मक भौतिक पद्धति के बाद हम मार्क्सवाद में भी देखते हैं, बाकी हीगल के विचार भी हैं कि इतिहास की जो व्याख्या वो द्वंद्वात्मक पद्धति के आधार पर ही होनी चाहिए। इतिहास की व्याख्या हीगल ने विकासवादी प्रक्रिया से प्रगति के विचार पर बल देते हुए ये भी प्रतिपादित किया कि हम किसी वस्तु के यथार्थ रूप को उसी विरोधी रूप में उसकी तुलना करके ही जान सकते हैं। हमें किसी चीज को समझना है, परखना है, तो फिर हीगल ने विकासवादी प्रक्रिया से प्रगति के विचार पर बल देते हुए बताया कि हम किसी वस्तु के यथार्थ रूप को उसी विरोधी रूप में उसकी तुलना करके ही जान सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान अस्तित्ववाद का चिंतक नहीं है? चिंतक नहीं है अल्बर्ट कामू, एडगर पाउंड, सात्र, जयपाल सात्र। तो एजरा पाउंड जो है ये अस्तित्ववाद एक सिद्धांत है ना कि हमारा खुद का यहाँ पे कौन सा अस्तित्व है ऐसे करके। तो जो एजरा पाउंड है ये अस्तित्ववाद के चिंतक नहीं है एजरा पाउंड। तो एजरा पाउंड फिर किस चीज के चिंतक है? एजरा पाउंड जो है यहाँ पे ये बिंबवाद के चिंतक है। एबीसी ऑफ रीडिंग एंड ग्रंथ के रचयिता का नाम क्या है? एजरा पाउंड। तो एक तो अस्तित्ववाद के चिंतक नहीं है कौन? एजरा पाउंड। तो एजरा पाउंड जो है बिंबवाद के चिंतक है। और एबीसी ऑफ रीडिंग नामक ग्रंथ किसका है? एजरा पाउंड का। ये अल्बर्ट कामू, मार्टिन एडगर तथा जयपाल सात्र कौन है? तो ये कामू हो गए, एडगर हो गए, और ये जो है जयपाल सात्र अस्तित्ववादी चिंतक है। इनके अलावा जो है अस्तित्ववाद का प्रवर्तक कौन है? जैसे एजरा पाउंड बिंब के हो गए, अल्बर्ट कामू, मार्टिन एडगर तथा जयपाल अस्तित्ववादी हैं। तो अस्तित्ववाद के प्रवर्तक कौन है? सोरेन किरकेगार्ड। अंडरस्टैंडिंग पोएट्री पुस्तक के लेखक, यहाँ पे पुस्तकों के नाम काफी पूछे गए हैं। एलन टेट, क्विलिंथ ब्रुक्स, टिलियर्ड,
सर विलियम एम्सन, तो ये किसका है? क्लिंथ ब्रुक्स का अंडरस्टैंडिंग पोइट्री। अंडरस्टैंडिंग पोइट्री पुस्तक के लेखक है क्लिंथ ब्रुक्स। क्लिंथ ब्रुक्स को विडंबना और विसंगति सिद्धांत का प्रवर्तक भी कहते हैं। ऑन द लिमिट्स ऑफ पोइट्री 1948 ईस्वी पुस्तक के लेखक। एलन टेट तथा सेवन टाइम्स ऑफ एंग्विटी पुस्तक के लेखक है विलियम एम्सन। तो ऑन द लिमिट ऑफ पोएट्री 1948 ईस्वी पुस्तक के लेखक एलन टेट, तो सेवन टाइम्स ऑफ एम्बिग्विटी पुस्तक के लेखक भी विलियम एम्सन है। द डायरेक्ट एंड ऑब्लिक पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? टिलियर्ड है। टॉमस स्टन्स इलियट के अनुसार परंपरा संस्कृति का अंश नहीं है, निर्जीव होती है, अनुपयोगी है, जीवित संस्कृति का एक अंश है। यानी टॉमस जो है स्टन्स जो है परंपरा को लेके, टॉमस स्टन्स इलियट जो है उनका परंपरा को लेके क्या मानना है, ये क्वेश्चन उससे रिलेटेड है। यानी वो टॉमस संस्कृति का अंश मानते हैं कि नहीं मानते हैं परंपरा को, या निर्जीव होनी चाहिए, या अनुपयोगी है, या जीवन संस्कृति का अंश है या नहीं। तो इनके द्वारा जो है इस पे क्या विचार प्रस्तुत किए गए हैं। तो यहाँ पे देखिए जो टॉमस स्टन्स इलियट हैं, इनके अनुसार परंपरा जीवित संस्कृति का अंश है। परंपरा क्या है? परंपरा जिसका हम पालन करते आ रहे हैं, तो परंपरा जीवित संस्कृति का एक अंश है। इलियट की प्रमुख समालोचनात्मक कृतियों में ये देखिए, इलियट की प्रमुख जो समालोचनात्मक कृतियां हैं उनमें कौन कौन सी हैं? द सेक्रेटुड, होमेज टू जॉन ड्राइडन, सेलेक्टेड एसे, द यूज ऑफ पोएट्री एंड द यूज ऑफ क्रिटिसिज्म। तो ये है। निम्नलिखित में से अस्तित्ववाद की विशेषताएं क्या है? तो यहाँ पे अस्तित्ववाद से काफी क्वेश्चन दिया है पाश्चात्य में कि अस्तित्ववाद जो है इसकी विशेषताओं में जीवन की निरर्थकता का बोध, सार्थकता का, मृत्यु बोध, परंपरा के प्रति आस्था। तो यहाँ पे अस्तित्व में हम अपने अस्तित्व पे क्वेश्चन करते हैं, तो इसमें क्या होता है कि जीवन की निरर्थकता का बोध इंसान को होता है, मृत्यु का बोध होता है कि हमारा कुछ मतलब है यहाँ पे आने का कि नहीं। जीवन की निरर्थकता का बोध, मृत्यु बोध का मतलब ही बेसिकली अस्तित्ववाद की विशेषता है, यानी उसकी पहचान है। प्लेटो है, बिमसार्ट, डब्ल्यू के है, कॉलरिज है, फ्रैंक रेमंड लेविस है। प्लेटो, बिमसार्ट, कॉलरिज, फ्रैंक रेमंड लेविस। और सूची फिर पुस्तकों के नाम: द ग्रेट ट्रेडिशन, इयॉन, लेक्चर्स ऑन शेक्सपियर, लिटरेरी क्रिटिसिज्म, शॉर्ट हिस्ट्री। तो यहाँ पे देखिए सूची 1 को 2 से, यानी पाश्चात्य समीक्षक को जब ग्रंथ से मिलाएंगे तो पाश्चात्य समीक्षक ग्रंथ इयॉन, और लिटरेरी क्रिटिसिज्म में शॉर्ट हिस्ट्री, कॉलरिज लेक्चर्स ऑन शेक्सपियर, फ्रैंक रेमंड लेविस द ग्रेट ट्रेडिशन। निम्नलिखित में से किस आचार्य ने रीति का एक भेद अवंती को माना है? तो किस आचार्य ने रीति का एक भेद अवंती को माना है? रीति का कौन सा एक भेद है? भोजराज। आचार्य भोजनाथ ने रीति का एक भेद अवंती को माना है। तो ये आचार्य भोजराज ने ही रीति के एक भेद के रूप में अवंती को माना है। रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कौन है? वामन है। एक तो रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य वामन है, एक भेद अवंती को माना है। इन्होंने रीति को काव्य की आत्मा माना है। इनके अनुसार विशिष्ट पद रचना रीति है। विशिष्ट जब हम पद की रचना करते हैं, वामन का कहना है वही तो रीति होता है। आचार्य वामन ने रीति के 3 भेद किए हैं: वैदर्भी रीति, गौड़ी रीति और पांचाली रीति। निम्न में से कौन काव्य मीमांसा के रचनाकार हैं? वामन, राजशेखर, मम्मट, लोल्लक। ये है राजशेखर। काव्य मीमांसा ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो काव्य मीमांसा ग्रंथ के देखिए यहाँ पे दिया है ना कि काव्य मीमांसा के रचनाकार कौन है इनमें, तो राजशेखर। यह काव्य मीमांसा ग्रंथ के रचनाकार राजशेखर है। राजशेखर के सिर्फ काव्य मीमांसा ही पुस्तक नहीं, और भी हैं जिनमें कर्पूर मंजरी बहुत ही फेमस है। और इसके आगे देखिए विद्वसाल भंजिका करके, तो कर्पूर मंजरी तो है ही,
इनके अलावा विद्वसाल बंजिगा करके है। और वामन जो है किस संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं, तो रीति संप्रदाय के वामन। काव्यालंकार सूत्र करके, सूत्र वृत्ति नहीं, काव्यालंकार सूत्र इनकी प्रसिद्ध रचना है। वामन ने 3 रीतियों की कल्पना की, उन्होंने भी व्यवहार भी, गौड़ी और पांचाली की। आचार्य अभिनव गुप्त ने अभिनव भारती नामक ग्रंथिका, मतलब कि जो आचार्य अभिनव गुप्त है उन्होंने अभिनव भारती नामक ग्रंथ लिखा है। लोल्लट के उल्लेख भरत मुनि के नाट्य शास्त्र के टीकाकार आचार्य के रूप में। रस गंगाधर के रचयिता कौन है? दंडी अभिनव गुप्त, आचार्य विश्वनाथ, पंडित राज जगन्नाथ। तो है पंडित राज जगन्नाथ रस गंगाधर के रचयिता। रस गंगाधर पंडित राज जगन्नाथ की संस्कृत साहित्य शास्त्र पर प्रौढ़ कृति है। इनका जन्म समय वही 17वीं सदी का पहला चरण माना जाए। रस गंगाधर का जन्म तो रस गंगाधर पंडित राज जगन्नाथ की गंगाधर के रचयिता कौन है? तो यहाँ पे देखिए दिया है दंडी अभिनव गुप्त, आचार्य विश्वनाथ, पंडित राज जगन्नाथ। तो यहाँ पे पंडित राज जगन्नाथ जो है ये रस गंगाधर के रचयिता है। रस गंगाधर पंडित राज जगन्नाथ की संस्कृत साहित्य शास्त्र पर प्रौढ़ कृति है और इनका समय वही 17वीं सदी का प्रथम चरण माना जाता है। रस गंगाधर की टीका नागेश भट्ट ने लिखी थी। अप्पय दीक्षित के अलंकार ग्रंथ चित्र मीमांसा की खंडात्मक आलोचना चित्र मीमांसा खंडन नाम से किसने लिखा था? तो पंडित राज जगन्नाथ ने लिखा था। नाट्य शास्त्र की रचयिता कौन है? ये तो बहुत ही फ्रिक्वेंट क्वेश्चन है। नाट्य शास्त्र की रचयिता का नाम क्या है? भामा, भरत, जयदेव, वामन। तो नाट्य शास्त्र की रचयिता कौन है इनमें से? नाट्य शास्त्र के रचयिता के रूप में हम देखते हैं किसको? भरत मुनि को। आचार्य भरत मुनि को संस्कृत काव्य शास्त्र का प्रथम आचार्य माना जाता है और नाट्य शास्त्र इनकी प्रसिद्ध रचना है जिसमें नाटक के सभी पक्षों का इन्होंने विस्तृत विवेचन किया है। भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी मानी है? तो 8 मानी है। अभिनव गुप्त किस रस सूत्र के व्याख्याता हैं? आरोपवाद, अनुमानवाद, मुक्तिवाद, अभिव्यक्तिवाद। अभी ये जितने भी वाद हैं, सिद्धांत है, उनको पढ़ाया जाएगा आपको। तो अभिनव गुप्त ने भरत मुनि के रस सूत्र की व्याख्या की है। इनके सिद्धांत का नाम है अभिव्यक्तिवाद। तो अभिनव गुप्त और इन्होंने भरत मुनि के कौन से रस सूत्र की व्याख्या की है और इनके सिद्धांत का नाम क्या? अभिव्यक्तिवाद है। इनका दार्शनिक मत क्या है? शैव दर्शन। अभिनव गुप्त ने रस की अभिव्यक्ति जो है वो सामाजिक में मानी है। निम्न विकल्पों में से संगत विकल्प कौन सा है ये देखना है। संगत विकल्पों में देखें प्लेटो, क्रोचे, कार्ल मार्क्स, हीगेल। तो यहाँ पे निम्न विद्वानों के उसमें देखें तो विद्वानों में जैसे क्रोचे हैं, क्रोचे का अभिव्यंजनावाद सिद्धांत है और पुस्तक का नाम क्या है इनके? न्यू एसेज ऑन एस्थेटिक करके है। प्लेटो का प्रत्यय सिद्धांत है और प्लेटो की जो रचनाओं का नाम है गणतंत्र है। जो प्रसिद्ध रचनाओं में गणतंत्र है, लॉज है, इयॉन है। इसी तरीके से हीगल के देखो तो हीगल का है द्वंदात्मक पद्धति और हीगल के जो पुस्तक का नाम है वो है प्रपंच शास्त्र। हीगल का प्रपंच शास्त्र है। कार्ल मार्क्स जो है इनका सिद्धांत है मार्क्सवाद। तो कार्ल मार्क्स का मार्क्सवाद और दास कैपिटल इनके जो है साहित्यिक सिद्धांत है, इनके रचना का नाम है। निम्न में से कौन अलंकारवादी आचार्य नहीं है? तो भामा है, कुवेला, दंडी, जयदेव। इन चारों में से ये डीएसएसबी पीजीटी के क्वेश्चन में है कि आपको ये देखना है कि कौन इसमें अलंकारवादी आचार्य नहीं है। जैसे आप रस को पढ़ेंगे, अलंकार को पढ़ेंगे तो कौन रस को समर्थन देता है, कौन अलंकार को मानता है। तो यहाँ पे जो यहाँ दिया गया है कि भामा जो दंडी हो, जयदेव हो, भामा हो, ये सभी अलंकारवादी हैं। अलंकारवादी नहीं है तो वो कोयलानंद है। तो फिर ये क्या है? कोयलानंद। ये योग वैज्ञानिक अनुसंधान के अग्रदूत हैं। भामा, दंडी, जयदेव अलंकारवादी आचार्य हैं। काव्य अलंकार किसकी रचना है? तो भामा की है काव्य अलंकार। तथा काव्यदर्श किसकी है? तो दंडी की है। तो भामा, दंडी, जयदेव अलंकारवादी है। कोयलानंद योग वैज्ञानिक अनुसंधान। काव्य अलंकार भामा की रचना तथा काव्यदर्श दंडी की है। जयदेव ने कौन सी रचना? जयदेव का है चंद्रालोक नामक अलंकार शास्त्र। अलंकारवादी आचार्य इनमें से कौन है? विश्वनाथ, मम्मट, दंडी, कुंतक। तो अलंकारवादी आचार्य इनमें से कौन है ये बताना है। इसमें है दंडी। प्रमुख अलंकारवादी आचार्य निम्न है जैसे भामा, दंडी, उद्धट, रुद्रट, भोज, जयदेव, अप्पय दीक्षित। तो प्रमुख अलंकारवादी आचार्य भामा, दंडी। कौन कौन है? भामा है, दंडी है, उद्धट है, रुद्रट है, भोज है, जयदेव है, अप्पय दीक्षित है। इनके अलावा जो कुंतक है वक्रोक्ति सिद्धांत, यानी कुंतक जो है वो वक्रोक्ति सिद्धांत के प्रवर्तक है। इनका ग्रंथ है वक्रोक्ति जीवितम। और जो मम्मट है, मम्मट के ग्रंथ का नाम है काव्य प्रकाश। मम्मट जो कि ध्वनिवादी आचार्य माने जाते हैं।
और विश्वनाथ का ग्रंथ क्या है? साहित्य दर्पण। इस ग्रंथ में विश्वनाथ ने 10वें रस के रूप में वात्सल्य रस को मान्यता दी है। धर्म कथा पुरावृत्ति या पुराकथा के लिए आलोचना की शब्दावली में किस शब्द का प्रयोग किया गया है? धर्म कथा, पुरावृत्त या पुराकथा के लिए आलोचना की शब्दावली में किस शब्द का प्रयोग किया गया है? वो शब्द इनमें कौन सा है? वो है मिथक। देखिए, धर्म कथा हो, पुरावृत्त हो, पुराकथा के लिए आलोचना की शब्दावली में जो शब्द प्रयोग में लाया जाता है वो है मिथक। प्राचीन पुराकथाओं का तत्व जो नवीन स्थितियों में नए अर्थ को वहन करे उसको कहते हैं मिथक। वस्तु, घटना, व्यापार, गुण, विशेषता, विचार आदि साकार निराकार पदार्थों और मानस क्रियाओं को कभी किसके द्वारा प्रत्यक्ष और इंद्रिय ग्राह्य बनाता है? मिथक के द्वारा, प्रतीक के, बिंब के, कल्पना के। तो ये है बिंब के द्वारा। देखिए, वस्तु, घटना, व्यापार, गुण, विशेषता, विचार आदि साकार निराकार पदार्थों और मानस क्रियाओं को कभी जो है वो बिंब के प्रत्यक्ष और इंद्रिय ग्राह्य बनाता है। बिंब शब्द अंग्रेजी के इमेज का हिंदी रूपांतर है। इसका अर्थ है मूर्त रूप प्रदान करना, यानी मूर्त रूप प्रदान करना। काव्य में बिंब को वह शब्द चित्र माना जाता है जो कल्पना द्वारा इंद्रिय अनुभव के आधार पर निर्मित हो। एक काव्य आंदोलन के रूप में बिंबवाद के प्रवर्तन का श्रेय अंग्रेजी कवि टी.ई. होम को जाता है। आचार्य शुक्ल एफ.एस. फ्लिंट को बिंबवाद का प्रवर्तक मानते हैं। तो बिंबवाद हम इजरा पाउंड के बारे में भी पढ़े थे और यहाँ पे देखिए आपको ये बताया गया है। बेसिकली क्या होता है, जैसे वस्तु, घटना, व्यापार, गुण इन सबको देखे तो जो मानस क्रियाओं का कवि वो बिंब के द्वारा प्रत्यक्ष इंद्रिय ग्राह्य बनाता है और काव्य में बिंब को वह शब्द चित्र माना जाता है जो कल्पना द्वारा इंद्रिय अनुभव के आधार पर निर्मित हो। तो एक काव्य आंदोलन के रूप में बिंबवाद के प्रवर्तन का श्रेय अंग्रेजी कवि जो है टी.ई. हुम को जाता है और आचार्य शुक्ल एफ.एस. फ्लिंट को। तो शुक्ल जी किसको मानते हैं बिंबवाद का प्रवर्तक? एफ.एस. फ्लिंट को मानते हैं। तो इस तरीके से हम 30 क्वेश्चन लगभग करा देंगे, 30-40 क्वेश्चन ऐसे कर करके, ताकि बीच में आप पढ़िए, फिर पॉज लीजिए, फिर क्वेश्चन सॉल्व करिए, क्वेश्चन के एनालिसिस को समझिए, तो बहुत अच्छे से आपका पूरा काव्यशास्त्र इसी तरीके से आराम से समाप्त हो जाएगा और सारे काव्यशास्त्र से रिलेटेड जो है क्वेश्चन भी वो करा दिए जाएंगे। देखिए, नीचे आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, हिंदी और प्राइड करके जुड़ जाइएगा। और हाँ, वहाँ पे व्हाट्सएप लिंक होगा, उससे भी जुड़ जाइएगा कि बाय द वे अगर टेलीग्राम बंद हो जाए तो आप अटैच रहें उससे, व्हाट्सएप लिंक से। और बाकी ये जो आपको नोट्स है ये वहीं पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही और आप अपना भी काम करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर पहुँचाइए वीडियो को। आपके इस चैनल पे रामचंद्र शुक्ल सीरीज के तहत हमने शुक्ल जी का मूल टेक्स्ट करवाया है ना, वहाँ भी ऐसे ही प्रश्नोत्तरी सीरीज चला है। डॉक्टर नगेन की हिंदी साहित्य को करवा रहे हैं और आने वाले समय में आपको हिंदी गद्य साहित्य रामचंद्र तिवारी को देखने को मिलेगा और साथ ही साथ काव्य शास्त्र तो चल ही रहा है और भाषा और व्याकरण इसके बाद चलेगा। तो बहुत कुछ आपको हिंदी से रिलेटेड सारी चीज़ें यहाँ पे मिलेगी और खुद का एक्सपीरियंस है नेट वगैरह क्वालिफाई करने का, तो बहुत चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। धन्यवाद। अरस्तु के विरेचन सिद्धांत के संबंध में असंगत कथन कौन सा है? तो यहाँ पे देखिए, पाश्चात्य काव्यशास्त्र में प्लेटो हैं, अरस्तु हैं, सुकरात हैं। इनके जो सिद्धांत है उनमें जो विरेचन सिद्धांत दिया अरस्तु ने, यदि आपने अरस्तु के विरेचन सिद्धांत को पहले कभी भी पढ़ा होगा तो इसमें ये पूछा गया है कि 3 कथन तो सही है, असंगत आपको एक ही देखना है। यानी अरस्तु ने जो विरेचन शब्द का ग्रहण किया है वो कहाँ से किया है? तो अरस्तु ने विरेचन शब्द का ग्रहण साहित्य शास्त्र से इतर स्रोत से किया है। मन की शुद्धि से आत्मा विशद व प्रसन्न होती है। प्लेटो द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों का समर्थन करने हेतु विरेचन की अवधारणा प्रस्तुत की गई है। अरस्तु ने विरेचन शब्द का प्रयोग त्रासदी की परिभाषा देते हुए किया है। तो आरपीएससी में इसी तरीके से क्वेश्चन आता है। देखिए, इसमें यह है कि पूरे आपके एक कॉन्सेप्ट पे अच्छा कमांड होना चाहिए। तो यहाँ पे जो ऑप्शन 3 है कि प्लेटो ने जो सिद्धांत दिया था उसी का सेम समर्थन किया है विरेचन की अवधारणा में, ये बात गलत है। अरस्तु ने जो विरेचन का शब्द ग्रहण किया है वो साहित्य शास्त्र से इतर ग्रंथ से किया है। विरेचन यानी रेचन यानी औषध कारक। तो मन की शुद्धि से आत्मा विशद व प्रसन्न होती है, ये कहना जो है अरस्तु का सही है। और अरस्तु ने विरेचन शब्द का प्रयोग त्रासदी की परिभाषा देते हुए कहा है, ये भी सही है। प्लेटो द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों का समर्थन करने हेतु विरेचन की अवधारणा प्रस्तुत की गई है और ये अरस्तु के विरेचन सिद्धांत के प्रबंध में असंगत कथन है। बाकी और जितने भी थे वो सही हैं। पेरियुपसिस ग्रंथ के रचयिता का नाम क्या है? अरस्तु, क्रोचे, लॉन्जाइनस, कॉलरिज। तो पेरियुपसिस, देखिए ग्रंथों से नाम बराबर पूछे जाते हैं, इसलिए आप इन रचनाकारों के नाम भी जानते रहें। जैसे बेनेडिक्टो क्रोचे के बारे में, एस्थेटिक के बारे में पढ़ा था, विवेचना व सिद्धांत। अरस्तु को भी आपने पढ़ा, लॉन्जाइनस,
का उदात्त सिद्धांत कॉलरिज है, वर्ड्सवर्थ है। तो पेरिप्सिस ग्रंथ इसमें किसका है, आपको ये पता होना चाहिए। पेरिप्सिस पहले भी पूछा गया है। पेरिप्सिस ग्रंथ के रचयिता उदात्त सिद्धांत के प्रवर्तक लोनजाइनस है। तो दो चीजें हो गई, एक तो ये भी पता चल गया कि लोनजाइनस पेरिप्सिस ग्रंथ के रचयिता है पेरिप्सिस, और ये सिद्धांत कौन सा दिए हैं, लोनजाइनस ने उदात्त सिद्धांत दिया है और पेरिप्सिस ग्रंथ के लेखक हैं। लोनजाइनस का मतलब क्या है, मूल यूनानी नाम इसका लोंगिनूस है और ये ईसा की पहली या तृतीय शताब्दी माना जाता है इसका समय। पेरिप्सिस ग्रंथ का पहली बार प्रकाशन कब हुआ, पहली बार सन 1554 में हुआ था। इतालवी विद्वान थे, इतालवी विद्वान का नाम था रोवेरतेल्लो। तो लोनजाइनस जो उदात्त सिद्धांत के प्रवर्तक लोनजाइनस, मूल नाम इनका लोंगिनूस था, समय भी बताया। और पेरिप्सिस ग्रंथ का पहली बार प्रकाशन सन 1554 में इतालवी रोबेर्तेल्लो के द्वारा हुआ। पेरिप्सिस मूलतः भाषण शास्त्र रेटोरिक का ग्रंथ है। लोनजाइनस ने पेरिप्सिस की रचना पत्र के रूप में पोस्टुम्यूस तेरेंतियानुस नामक व्यक्ति को संबोधित करने के प्रयास में इसको लिखा है। लोनजाइनस ने अपनी अवरचना पेरिप्सिस में उदात्त को काव्य की आत्मा माना है। उदात्त का निरूपण सर्वप्रथम किसने किया था, सबसे पहले उदात्त का केकिलियुस नामक व्यक्ति ने किया था। ये रोचक तथ्य है कि कुछ विद्वान जहां लोनजाइनस को पहला रोमांटिक समीक्षक मानते हैं, तो कई विद्वान सर्वोत्तम क्लासिकल समीक्षक भी मानते हैं। लोनजाइनस ने कहा है उदात्त महान आत्मा की प्रतिध्वनि होता है। लोनजाइनस के उदात्त के स्रोत में क्या चीज शामिल नहीं है, यानी उदात्त में और तत्व सम्मिलित होंगे लेकिन कौन सा नहीं है, भावावेश, गरिमा में रचना विधान, अत्यधिक शब्दाडंबर, समुचित अलंकार योजना। तो लोनजाइनस के उदात्त के स्रोत में जो सम्मिलित नहीं वो अत्यधिक शब्दाडंबर, ये चीज सम्मिलित नहीं है। लोनजाइनस के उदात्त के स्रोत में अत्यधिक शब्दाडंबर सम्मिलित नहीं है, बल्कि शब्दाडंबर, बलिष्ठता और भावाडंबर उदात्त के तीन, यानी कभी भी उदात्त भावना में अगर बहुत ज्यादा शब्दों का भंडार है, बलिष्ठता है, भावाडंबर है, तो ये उदात्त के तीन अवरोधक तत्व हैं। लोनजाइनस उदात्त के 5 स्रोत मानते हैं। तो लोनजाइनस उदात्त के 5 स्रोत जो मानते हैं, 5 स्रोतों में क्या है, महान विचारों की उद्भावना। जब भी आप कोई भी काव्य लिखें तो उनमें ये ध्यान रखिए कि महान विचारों की उद्भावना की क्षमता हो, भावों की प्रबलता हो उसमें। इनके अलावा अलंकारों यानी विचार अलंकार और शब्द अलंकार का समुचित प्रयोग हो उसमें, भव्य पद योजना हो, इसमें शब्द चयन, बिंब विधान और शैलीगत रचना परिष्कार हो, रचना की गरिमा और उत्कर्ष का समुचित प्रभाव हो। लोनजाइनस की उदात्त संबंधी मान्यता अनुसार असंगत कथन कौन सा है, गलत कौन सा है, तो लोनजाइनस के उदात्त संबंधी मान्यता के अनुसार गलत कथन कौन सा है, विषय साधन नहीं साध्य, ये गलत है। लोनजाइनस प्राचीन काव्यानुशीलन आवश्यक है, ये मानते हैं। विशद बिंबों की योजना उपादेय है, सही मानते हैं। विषय का विस्तार पूर्वक होना चाहिए, ये भी सही है, यानी विषय साधन नहीं, कोई भी विषय जो है वो साधन नहीं बल्कि साध्य है, तो ये तो गलत है। साध्य तो अल्टीमेट कोई चीज हमको एक नॉलेजेबल चीजें, कोई उद्देश्य होता है ना। तो प्राचीन काव्यानुशीलन आवश्यक है, विशद बिंबों की योजना उपादेय है, और लोनजाइनस का विषय का विस्तार पूर्वक होना आवश्यक है, ये भी सही है। देखिए विषय साधन नहीं साध्य है। लोनजाइनस की उदात्त संबंधी मान्यता के अनुसार असंगत कथन ये है। लोनजाइनस ने उदात्त को परिभाषित करते हुए लिखा है कि उदात्त अभिव्यंजना का अनिर्वचनीय प्रकर्ष और वैशिष्ट है। लोनजाइनस ने उदात्त की उत्पत्ति के लिए प्रतिभा को सबसे ज्यादा महत्व दिया है। लोनजाइनस के अनुसार उदात्त का कार्य अनुनयन नहीं बल्कि सम्मोहन या लोकोत्तर आह्लाद है। जहाँ प्लेटो और अरस्तु ने उपदेशात्मक और आनंद को काव्य तथा कला का मूल माना है, वहीं लोनजाइनस ने आनंद की अनुभूति को काव्य और कला का मूल उद्देश्य माना है। क्रोचे की मान्यता नहीं है, सहज ज्ञान और प्रत्यक्ष ज्ञान में अभेद, स्वयं प्रकाश ज्ञान बौद्धिक ज्ञान से स्वतंत्र व स्वायत्त होता है, अभिव्यंजना ज्ञान रूप है और काव्य प्रकाशन कर्म रूप है, कला एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है। तो यहाँ पे में देखना है कि सहज ज्ञान और प्रत्यक्ष ज्ञान में अभेद है, क्रोचे की मान्यता ये नहीं है। क्रोचे का जन्म 1866 से 1952 इटली में हुआ था और इनकी महत्वपूर्ण रचनाओं में एस्थेटिक है, एस्थेटिक 1902 ईस्वी में आया, न्यू एसेज ऑन एस्थेटिक 1920 में, डिफेंस ऑफ पोएट्री करके 1933 ईस्वी में आया। और क्रोचे का अभिव्यंजनावाद सिद्धांत सहजानुभूति अभिव्यंजना पर आधारित है, जो उनके अनुसार चेतना की सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। क्रोचे का ये मानना है कि सहजानुभूति से ही व्यक्ति को यथार्थ का यानी सहज अनुभूति से ही व्यक्ति को यथार्थ का ज्ञान होता है।
क्रोचे के अभिव्यंजनावाद की प्रमुख विशेषताओं में है अंतः प्रज्ञा अभिव्यंजना और कला में अभेद संबंध है। यानी अंतः प्रज्ञा अभिव्यंजना से जुड़ा, अभिव्यंजना कला में अभेद संबंध है। अभिव्यंजना आत्मिक क्रिया है। प्रत्येक अंतः प्रज्ञा कला और प्रत्येक कला अंतः प्रज्ञा। तो प्रत्येक अंतः प्रज्ञा कला है और प्रत्येक कला अंतः प्रज्ञा है। कला वस्तु में नहीं होती बल्कि वस्तु द्वारा अभिव्यक्त रूप में होती है। तो देखिए क्रोचे के सारी विशेषताओं को भी ध्यान रखना। अभिव्यंजनावाद सिद्धांत के बारे में कहते हैं कि अंतः प्रज्ञा अभिव्यंजना और कला में अभेद संबंध है। अभिव्यंजना आत्मिक क्रिया है। प्रत्येक अंतः प्रज्ञा कला है और प्रत्येक कला अंतः प्रज्ञा है। कला वस्तु में नहीं होती बल्कि वस्तु द्वारा अभिव्यक्त रूप में होती है। कला आंतरिक होने के साथ ही अखंड भी होता है। क्रोचे के संबंध में गलत कथन है। क्रोचे का जो अभिव्यंजनावाद सिद्धांत केवल काव्य पर ही लागू नहीं होता, सभी ललित कलाओं के लिए समान रूप से महत्व रखता है। क्रोचे की पुस्तक का शीर्षक एस्थेटिक है। क्रोचे ने मार्क्स द्वारा प्रतिपादित द्वंद्वात्मक भौतिकवाद को स्वीकार किया। क्रोचे मूलतः आत्मवादी दार्शनिक थे। तो क्रोचे के संबंध में गलत क्या है? क्रोचे के संबंध में कि क्रोचे ने मार्क्स द्वारा प्रतिपादित द्वंद्वात्मक भौतिकवाद को स्वीकार कर लिया, ये गलत है। क्रोचे का अभिव्यंजनावाद सिद्धांत केवल काव्य पर ही लागू नहीं होता, सभी ललित कलाओं के लिए समान रूप से महत्व रखता है, ये सही है। क्रोचे की पुस्तक का शीर्षक एस्थेटिक है। क्रोचे मूलतः आत्मवादी दार्शनिक थे, ये सभी है। देखिए क्रोचे ने जो है मार्क्स द्वारा प्रतिपादित द्वंद्वात्मक भौतिकवाद को स्वीकार किया, ये क्रोचे के संबंध में गलत कथन है। क्रोचे जो कि प्रत्ययवादी दार्शनिक थे, ये आत्मवादी भी थे। क्रोचे आत्मा या चेतना की 4 क्रियाएं मानते हैं। आत्मा या चेतना की 4 क्रियाओं में जो क्रिया है सैद्धांतिक का ज्ञान, व्यवहारिक का ज्ञान, और सैद्धांतिक के ज्ञान में अंतः प्रज्ञा अभिव्यंजना, तर्कात्मक, और व्यवहारिक में है आर्थिक और नैतिक। अभिव्यंजना के संदर्भ में क्रोचे अंतः प्रज्ञा को महत्वपूर्ण मानते हैं, कला को वह अंतः प्रज्ञा की अभिव्यक्ति ही मानते हैं। क्रोचे के एस्थेटिक के 2 भाग हैं। पहला भाग है सौंदर्य शास्त्र का सैद्धांतिक विवेचन, दूसरा सौंदर्य शास्त्र का इतिहास। क्रोचे के अनुसार कला की सृजन प्रक्रिया से जुड़ा अनिवार्य चरण क्या नहीं है। यानी क्रोचे के अनुसार जो कला के बारे में कि कला का सृजन हो, उस प्रक्रिया से जुड़ा उनके अनुसार अनिवार्य चरण क्या नहीं है। कलाकार द्वारा उद्दीपक प्रभाव के तहत अमूर्त संवेदना का अनुभव। कलाकार द्वारा उद्दीपक प्रभाव यानी जो उद्दीप्त करने वाले प्रभाव हैं वो मूर्त नहीं, दिखाई नहीं दे रहे बल्कि अमूर्त है। उस संवेदना का अनुभव क्या वो जरूरी है करना? बिंब विधान के माध्यम से मानस स्तर पर जो भी चीजें आप जो भी मान लीजिए कोई कथानक बता रहे हैं, जैसे आपने कहा वर्षा की टप टप बूंदे कोई काव्य में, तो वो टप टप बूंदे आपको ऐसा लगे कि सच में हो रहा है। तो मानस स्तर पर अभिव्यंजना की पूर्णता कल्पना शक्ति के माध्यम से उद्दीपक प्रभाव के संश्लेषण तथा अन्वय, मानस अभिव्यंजना का भौतिक स्तर पर कला आदि के रूप में अवतरण। तो यहाँ पे देखिए मानस अभिव्यंजना का भौतिक स्तर पर कला आदि के रूप में अवतरण। क्रोचे के अनुसार कला सृजन प्रक्रिया से जुड़ा अनिवार्य चरण नहीं है। क्रोचे कला का कोई प्रयोजन स्वीकार नहीं करते, उनका मानना है कि कला कला के लिए होता है। क्रोचे कला निर्माण के निम्न चरण मानते हैं संस्कार, अभिव्यंजना, सौंदर्य मूलक आनंद, सौंदर्य का ध्वनि, गति, रेखा, रंग आदि में रूपांतरण। क्रोचे ने कला निर्माण में प्रतिभा को मूल कारण माना। क्रोचे का कहना है कि कलाकार में सौंदर्य की उत्पत्ति होती है और भावुक से सौंदर्य की पुनरुत्पत्ति, अर्थात कलाकार श्रेष्ठ सौंदर्य का भागी होता है। आचार्य शुक्ल ने क्रोचे के अभिव्यंजनावाद को भारतीय काव्यशास्त्र के किस सिद्धांत के निकटतम माना है? रस सिद्धांत, अलंकार, वक्रोक्ति सिद्धांत, रीति सिद्धांत। तो ये है वक्रोक्ति सिद्धांत। आचार्य शुक्ल ने जो क्रोचे का अभिव्यंजनावाद है उसको भारतीय काव्यशास्त्र में जो वक्रोक्ति सिद्धांत है, तो अपने यहाँ पे जो भारतीय काव्यशास्त्र में वक्रोक्ति सिद्धांत है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्रोचे के अभिव्यंजनावाद को उसी के निकट माना है। हिंदी में अभिव्यंजनावाद का सबसे पहले उल्लेख किसने किया? शुक्ल जी ने किया है। क्रोचे का अभिव्यंजनावाद भारतीय वक्रोक्तिवाद का विलायती रूप है। यानी जो क्रोचे का अभिव्यंजनावाद है वो जो आज का भारतीय वक्रोक्तिवाद है उसका विलायती रूप है। अभिव्यंजनावाद की चर्चा करते समय इसे प्राय भारतीय आचार्य कुंतक के वक्रोक्ति सिद्धांत से जोड़कर देखा जाता है। दोनों सिद्धांतों में कुछ साम्य भी दिखाई देता है, दोनों में ही कल्पना और अभिव्यंजना को भी देखने को मिलता है। क्रोचे और कुंतक दोनों ही अभिव्यंजना के वर्गीकरण के विरुद्ध है। अपने तरीके से वक्रोक्ति सिद्धांत भी कलावादी है, किंतु दोनों सिद्धांतों का साम्य यहीं तक है। गहराई में जाकर देखा जाए तो दोनों सिद्धांतों के उद्देश्य तथा जीवन दृष्टि पूरी तरह अलग है। कॉलरिज की दृष्टि में कल्पना के विषय में असंगत कथन क्या है? वे कल्पना को ईश्वरीय शक्ति मानते हैं, वे ललित कला व कल्पना में सह संबंध मानते हैं,
कविता में समन्वय का विशेष महत्व, कविता में सामंजस्य कल्पना के माध्यम से घटित होता है। तो कॉलरिज की दृष्टि में कल्पना के विषय में असंगत कथन क्या है? वे ललित कल्पना व कल्पना में सहज संबंध मानते ये चीज। कॉलरिज ललित कल्पना व कल्पना में सहज संबंध मानते हैं, ये कथन कॉलरिज की दृष्टि से कल्पना के संबंध में गलत है। यानी ये जो कथन है कि वे ललित कला व कल्पना में सहज संबंध मानते हैं, ये गलत है। कॉलरिज की दृष्टि में कल्पना के लिए जो है वे कल्पना को ईश्वरीय शक्ति मानते हैं, तो ये सही है कि कल्पना जो है वो ईश्वरीय शक्ति की देन है। कविता में समन्वय का विशेष महत्व भी देते हैं, सामंजस्य भी मानते हैं, लेकिन ये क्या है कि ललित कल्पना व कल्पना में सहज है, ये चीज सही नहीं है उनके अनुसार। सैमुअल टेलर कॉलरिज का जन्म 1772 ईस्वी में इंग्लैंड में हुआ था, सैमुअल टेलर कॉलरिज का। और कॉलरिज के महत्वपूर्ण गद्य रचनाओं में द फ्रेंड, चर्च एंड स्टेट, एड टू रिफ्लेक्शन, कॉन्फेंसेस ऑफ एन इंक्वायरिंग स्पिरिट। कॉलरिज ने कल्पना और ललित कल्पना में निम्न अंतर किया। कल्पना क्या है? ललित कल्पना, कल्पना में कहते हैं कि ये बिंबों को विघटित विगलित कर नए रूप में परिवर्तित करता है, ये जैव कार्य पद्धति पर आधारित होता है, ये प्रतिभा की उपज होता है। कल्पना अंतः प्रेरणा प्रत्यक्ष आदि से सामग्री ग्रहण करता है, जबकि ललित कला ये बिंबों को सिर्फ पास पास रख देता है, कोई परिवर्तन नहीं करता, ये यांत्रिक कार्य पद्धति पर निर्भर होता है, ये प्रज्ञा की उपज है और ये प्रधानतः स्मृति से सामग्री ग्रहण करता है। तो अगर जो आपकी याददाश्त में ललित कला वहां से ग्रहण करता है, लेकिन कल्पना तो अंतः प्रेरणा है, ये प्रतिभा अगर आपके अंदर है, कल्पना वहां से जन्म लेता है, ये बायोलॉजिकल फैक्टर पे काम करता है। लेकिन जो ललित कल्पना है ये मैकेनिकल फैक्टर है, यांत्रिक कार्य, प्रज्ञा की उपज है। आपको हमने प्रतिभा, प्रज्ञा और मति तीन बुद्धि के स्तर बताए थे ना, तो ये देखिए प्रज्ञा की उपज है, ये यांत्रिक स्तर पे काम करता है, प्रधानतः स्मृति याददाश्त पे, इन चीजों के आधार पे चीजें प्रस्तुत करता है। बायोग्राफिया लिटरेरिया के लेखक कौन है? कॉलरिज, प्लेटो, लोनजानस, इलियट। बायोग्राफिया लिटरेरिया के लेखक इनमें से कौन है? कॉलरिज। बायोग्राफिया लिटरेरिया पुस्तक के लेखक कॉलरिज हैं। कॉलरिज जो कि प्रत्ययवादी थे और उनकी काव्य संबंधी धारणा जयवादी सिद्धांत पर आधारित है। यानी ये बायोग्राफिया लिटरेरिया कॉलरिज ने लिखा और उनकी काव्य संबंधी धारणा जयवादी सिद्धांत पर आधारित है। कॉलरिज ने कल्पना के संबंध में लिखा है कि इसमें संश्लेषणात्मक तथा जादुई शक्ति होती है, जो विरोधी या विंशवादी धर्मों में संतुलन स्थापित करती है। फैंसी के लिए रम्य कल्पना या ललित कल्पना शब्द का प्रयोग होता है तथा इमेजिनेशन का रूपांतर ललित कल्पना शब्द का प्रयोग होता है तथा इमेजिनेशन को हम कल्पना के रूप में देखते हैं। तो कॉलरिज कहते हैं कल्पना मानव मस्तिष्क की बिंब विधायनी शक्ति है। कौन कहता है ये? बायोग्राफिया लिटरेरिया के लेखक कॉलरिज कहते हैं कि कल्पना मानव मस्तिष्क की बिंब विधायनी शक्ति होता है। इतिहास बोध का अर्थ अतीत के अतीतत्व के ही नहीं अपितु उसके वर्तमानत्व का भी अवगम है। ये कहना किसका है? ये है टी.एस. इलियट का। इतिहास बोध से हमको सिर्फ अतीत नहीं दिखता, वर्तमान का भी कुछ ना कुछ छाया मिलता है। तो ये कहते हैं इलियट, टॉमस स्टर्न्स इलियट 1888 से 1965 अमेरिका में इनका जन्म हुआ। इलियट को द वेस्टलैंड कृति के लिए 1948 में नोबेल पुरस्कार मिला था। दी वेस्टलैंड के लिए इंपॉर्टेंट बुक हो गया क्योंकि नोबेल मिला है इसके लिए। और इलियट ने परंपरा और व्यक्तिकता का सिद्धांत जो है लेख जो है उसमें उन्होंने क्या कहा है? उसमें उन्होंने कहा कि प्रत्येक राष्ट्र की प्रत्येक प्रजाति की अपनी सृजनात्मक मनोवृत्ति के साथ ही आलोचनात्मक मनोवृत्ति भी होती है। सांस की तरह आलोचना भी, जैसे सांस हम लेते हैं जरूरी है जीवन के लिए, वैसे ही आलोचना भी सांस की तरह ही बहुत ही जरूरी अंग है। सांस भी लेते रहना चाहिए। तो जैसे सांस लेते हैं आलोचना भी जरूरी है। व्यक्तिक प्रज्ञा परंपरा से असंबद्ध निरपेक्ष या विच्छिन्न वस्तु नहीं है। इतिहास बोध का अर्थ अतीत के अतीतत्व का ही नहीं अपितु उसके वर्तमानत्व का भी अवगम है। कवि को अतीत का अर्थात परंपरा का ज्ञान तो होना चाहिए, परंतु ज्ञान भार से आक्रांत नहीं, डरना नहीं चाहिए उसको। टी.एस. इलियट का मानना मत क्या नहीं है इसमें? टी.एस. इलियट का मत क्या नहीं है? कला की जैविक सत्ता होती है, सही है। कविता का अपना एक अलग स्वतंत्र जीवन है, ये भी सही है। काव्यगत संवेदना और कवि के मन की संवेदना अलग होती है, सही है। कला का संवेग व्यक्तिक होता है, ये गलत है। कला का संवेग व्यक्तिक होता है, ये टी.एस. इलियट का मानना नहीं है कि कला का जो संवेग होता है वो व्यक्तिक होता है, ये इलियट का नहीं। इलियट की आलोचना के मूल आधार लेख में ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट, परंपरा और व्यक्तिक प्रज्ञा द सेक्रेड वुड में संकलित है। इलियट के अनुसार कला व्यक्तित्व की अभिमन्यता नहीं बल्कि उससे पलायन है। कौन? इलियट कहता है कि कला व्यक्तित्व की अभिमन्यता नहीं बल्कि उससे पलायन। उन्होंने स्पष्ट किया
कि लेखक और कवि का व्यक्तित्व एक उत्प्रेरक की तरह होता है जो रचना को प्रभावित तो करता है पर उसमें दिखाई नहीं देता। इलियट ने कला को दूर से देखी जाने वाली वस्तु के रूप में भी प्रस्तुत किया। इलियट की निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत स्वच्छंदतावादी के काव्य सिद्धांत के विपरीत है। इलियट ने दावा किया कि स्वच्छंदतावादियों की रचना प्रक्रिया भावों की अभिव्यक्ति नहीं बल्कि उनका दमन करती है। किस कथन से इलियट सहमत नहीं है? परंपरा में अतीत के प्रति विद्रोह संभव नहीं। परंपरा के ज्ञान से साहित्यकार को ये जानकारी हो जाता है कि उसे क्या करना चाहिए। किससे सहमत नहीं है? तो परंपरा में अतीत के प्रति विद्रोह संभव नहीं है। अगर हम परंपरावादी सिद्धांत में सोचे अतीत से विद्रोह करें तो ये गलत है। परंपरा के ज्ञान से साहित्यकार को ये जानकारी हो जाती है कि उसे अब क्या करना चाहिए। सही है। परंपरा के ज्ञान से ये भी पता चल जाता है कि साहित्यकार की कृति का मूल्य क्या है और परंपरा दाय के रूप में स्वयं उपलब्ध नहीं होती, उसे प्राप्त करने के लिए सचेष्ट प्रयास करना पड़ता है। तो एक तो परंपरा में हम विद्रोह नहीं कर सकते, ये बात ठीक है। परंपरा सिद्धांत जो इलियट ने दिया उनका महत्वपूर्ण सिद्धांत है और वो कहते हैं परंपरा सिद्धांत में कि इसके अनुसार किसी भी रचना का मूल्यांकन, कोई भी रचना उसका आप मूल्यांकन कर रहे हो तो मूल्यांकन रचनाशीलता की संपूर्ण परंपरा की सापेक्षता में होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी रचना का महत्व उतना ही होता है जितना समंजन व संपूर्ण परंपरा में करता है। इलियट परंपरा को वर्तमान से अलग नहीं बल्कि उसका एक हिस्सा मानता है। नए कवियों के लिए इलियट अतीत के ज्ञान को जरूरी बनाता है। तो इलियट परंपरा को वर्तमान से अलग नहीं उसका एक हिस्सा मानते हैं। नए कवियों के लिए इलियट अतीत के ज्ञान को जरूरी मानते हैं। जो नए कवि आए उनको अतीत के ज्ञान की जरूरी मतलब कि उनको अतीत का ज्ञान होना चाहिए। इलियट के ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट, परंपरा और व्यक्तिक प्रज्ञा नामक लेख का उद्देश्य रोमांटिक संप्रदाय की व्यक्तिवादिता के बदले परंपरा का महत्व स्थापित करना और परंपरा के तहत ही व्यक्तिक प्रज्ञा की सार्थकता भी प्रदर्शित करना है। कविता भाव का स्वच्छंद प्रवाह नहीं, भाव से पलायन है। कविता भावनाओं का स्वच्छंद प्रवाह नहीं बल्कि भाव से पलायन है। ये व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं, उसमें मुक्ति का नाम है। ये कहने वाले हैं टी.एस. इलियट। कविता भावों का स्वच्छंद प्रवाह नहीं, भाव से पलायन है और व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं, उससे मुक्ति का नाम है। पहली चीज कविता क्या है? भावों का स्वच्छंद प्रवाह नहीं, भाव से पलायन है। व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं, उससे मुक्ति का नाम है। ये मान्यता इलियट का है। इलियट ने अपनी आलोचना को निजी काव्य कर्मशाला की उपजात या काव्य निर्माण के प्रसंग में अपने चिंतन का विस्तार कहा है। उनके समालोचनात्मक कृतियों में है द सैक्रेड वुड, कई बार एग्जाम में आया है। तो इलियट का सैक्रेड वुड 1920, होमेज टू जॉन ड्राइडन, एलिजाबेथन एसेज, द यूज ऑफ पोएट्री एंड द यूज ऑफ क्रिटिसिज्म, selected essays ancient and modern, knowledge and experience। इलियट के अनुसार कविता कभी व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं, व्यक्तित्व से पलायन है। इलियट का मानना है कि कविता का भाव निर्वैयक्तिक होता है और कभी निर्वैयक्तित्व तक नहीं पहुंच सकता जब तक वह करणीय कर्म के प्रति अपने आप को पूरी तरह से समर्पित ना कर दे। इलियट ने रुचि परिष्कार को आलोचना का अन्यतम प्रयोजन माना है। रुचि परिष्कार को इलियट का मूर्त विधान भारतीय रस सिद्धांत का विभावन व्यापार है। रस ध्वनि किसे कहा गया है? अर्थांतर संक्रमिता वाच्य ध्वनि को, अत्यंत तिरस्कृत वाच्य ध्वनि को, संलक्ष क्रम व्यंग को, असंलक्ष। तो रस ध्वनि किसको कहा गया है? देखिए असंलक्ष क्रम व्यंग ध्वनि को ही रस ध्वनि कहा गया है। जो है असंलक्ष क्रम व्यंग ध्वनि को ही रस ध्वनि कहा गया है। जहाँ व्यंग्यार्थ विभाव अनुभाव और संचारी भाव के संयोग पर यह आधारित होता है वहाँ रस ध्वनि मानी जाती है। रस ध्वनि रस आदि को असंलक्ष क्रम व्यंग्य ध्वनि भी कहते हैं क्योंकि अन्य ध्वनि वेदों की तुलना में इसमें वाच्यार्थ के अनंतर व्यंग्यार्थ की प्रतीति इतनी त्वरित होती है कि लक्षित नहीं होती। आनंदवर्धन ने रस को स्वतंत्र काव्य तत्व स्वीकार न करके ध्वनि का एक भेद असंलक्ष क्रम व्यंग्य ध्वनि माना है और इसी में रस भाव आदि को अंतर्भूत किया। तथापि रस की मात्रा को उन्होंने मुक्त कंठ से स्वीकार भी किया है। वाच्यार्थ की वांछनीयता एवं उसका व्यंग निष्ठ होना ध्वनि के किस भेद की विशेषता है? तो वाच्यार्थ की वांछनीयता एवं उसका व्यंग निष्ठ होना ध्वनि के कौन से भेद में आता है? विवाक्षिता, विविक्षिता यानी विवाक्षिता न्याय पर वाच्य ध्वनि, अविविक्षिता वाच्य ध्वनि, अर्थांतर संक्रमित वाच्य ध्वनि, अत्यंत तिरस्कृत वाच्य ध्वनि। तो ये है विवाक्षिता न्याय पर वाच्य ध्वनि। वाच्यार्थ की वांछनीयता एवं उसका व्यंगनिष्ठ होना ध्वनि के विवाक्षिता, ध्वनि के कौन से उसमें आएगा? ध्वनि के विवाक्षिता अंतर परवाच्य ध्वनि की विशेषता है।
आचार्य आनंदवर्धन ने सबसे पहले ध्वनि के दो भेद किए, अविभाज्यवाच्य, विभाक्षिता। अविभाज्य ध्वनि अथवा लक्षणामूला ध्वनि और ये अविधा है। ध्वनि के भेदों और उपभेदों को तालिका के माध्यम से इस प्रकार समझा जा सकता है। ध्वनि के भेद में है अविभाक्षित वाच्य ध्वनि, विभाक्षित परवाच्य ध्वनि, ये लक्षणामूला है, अभिधा मूलक है। ये अर्थांतर संक्रमित वाच्य ध्वनि, ये अत्यंत तिरस्कृत है। विविक्षिता जो है ये असंलक्ष्य क्रम व्यंग ध्वनि, ये संलक्ष्य है। जहाँ व्यंग्यार्थ के पूर्व मुख्यार्थ विद्यमान रहता अर्थात मुख्यार्थ बोध नहीं रहता तथा जिसे लक्ष्यार्थ के ग्रहण की आवश्यकता पड़े, वहां पे विविक्षितार्थ न्याय पर वाच्य ध्वनि अथवा अभिधा मूला ध्वनि होता है। कुंतक ने अलंकारों का विधान वक्रोक्ति के किस भेद के तहत किया है? पद परार्थ, वाक्य, प्रकरण वक्रता, पद पूर्वार्थ। तो ये वाक्य वक्रता। कुंतक ने अलंकारों का विधान वक्रोक्ति के वाक्य वक्रता भेद के तहत किया है। आचार्य भामा ने वक्रोक्ति को एक अलंकार माना था। देखिए आचार्य भामा ने जो है वक्रोक्ति को एक अलंकार माना था, भामा ने, किंतु कुंतक ने वक्रोक्ति को एक संपूर्ण सिद्धांत के रूप में विकसित किया। तो भामा ने वक्रोक्ति को एक अलंकार बस माना, वक्रोक्ति एक अलंकार है, भामा का कहना है। लेकिन कुंतक ने तो वक्रोक्ति को एक संपूर्ण सिद्धांत ही मान लिया, उसमें काव्य के समस्त अंगों को इसमें समाविष्ट कर लिया, इसलिए कुंतक को वक्रोक्ति संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है। कुंतक ने अपने ग्रंथ वक्रोक्ति जीवितम में वक्रोक्ति को काव्य की आत्मा भी कह डाला। कुंतक के अनुसार वक्रोक्ति केवल वाक्य चातुर्य अथवा चमत्कार नहीं है, ये कवि व्यापार अथवा कवि कौशल है। कुंतक ने वक्रोक्ति के कितने भेद बताए? 6, जिसमें वर्ण विन्यास वक्रता आता है, पद पूर्वार्ध आता है, पद परार्ध आता है, इनके अलावा वाक्य वक्रता आता है, प्रकरण वक्रता आता है, प्रबंध वक्रता आता है। कौन से आचार वक्रोक्ति को अलंकार का मूल मानकर उसके अभाव में अलंकार की कल्पना नहीं करते और इसी कारण हेतु सूक्ष्म और लेस को अलंकार की श्रेणी में परिगणित हेतु बैठी हूं। दंडी, वामन, भामा, कुंतक। तो इसमें कौन होंगे? भामा होंगे। देखिए आचार्य भामा वक्रोक्ति को अलंकार का मूल मानकर उसके अभाव में अलंकार की कल्पना नहीं करते। कौन? भामा। इसी कारण हेतु सूक्ष्म एवं लेस को अलंकार की श्रेणी में परिगणित नहीं करते। आचार्य भामा ने अलंकार को काव्य का अनिवार्य तथ्य माना है, यानी अलंकार होना ही होना चाहिए। और कहा भी है कि जिस प्रकार स्त्री का सुंदर मुख भी आभूषण के बिना शोभित नहीं होता, उसी प्रकार अलंकार के बिना कविता शोभित नहीं होती। न कांतामपि विभूषणम विमाति वनिता मुखम। तो भामा ने वक्रोक्ति को संपूर्ण काव्य अलंकारों में व्याप्त बताया है और अलंकारों का एकमात्र आश्रय। भामा ने काव्य अलंकार नामक ग्रंथ की रचना की। आचार्य दंडी ने काव्य की शोभा में वृद्धि करने वाले सभी धर्मों को अलंकार माना है। काव्य शोभा करांतर मान अलंकार प्रच्छेद थे। रीतिवादी आचार्य वामन ने दंडी का विरोध करते हुए ये भी कहा है कि गुण काव्य के शोभा कारक धर्म है और अलंकार उसके वर्धक है। काव्य शोभाया करता रहो धर्मा गुणा में वक्रोक्ति को काव्य की आत्मा कहा गया है। निम्न में से साधारणीकरण का सिद्धांत किस आचार्य से जुड़ा है? तो ये भट्ट नायक से। भट्ट नायक ने सर्वप्रथम भरत मुनि के रससूत्र में, सबसे पहले वही कहते हैं, भट्ट ने सबसे पहले प्रथम मुनि के रससूत्र में साधारणीकरण की आवश्यकता या अवधारणा को प्रस्तुत किया। तो उस मुनि ने वो साधारणीकरण के प्रवर्तक हैं, तो आचार्य ने साधारणीकरण को निम्न ढंग से प्रस्तुत किया। जैसे भट्ट नायक है, उन्होंने विभाव आदि का साधारणीकरण बताया। अभिनव ने बताया नहीं ईसा हृदय का जो साधारणीकरण हो। विश्वनाथ के कहा कि विभाव आदि का अपने अपने आश्रय और सहृदय की भावना से मुक्त होना साधारणीकरण है। और शुक्ल जी ने आलम्बन धर्म का साधारणीकरण बताया। मुख्य अर्थ में भिन्न होते हुए भी उसे कुछ संबंध अर्थ प्रकट करने वाली सब शक्ति को क्या कहेंगे? मुख्य अर्थ से अलग है फिर भी उससे जुड़ी है, तो ये लक्षणा है। अभिधा, लक्षणा, व्यंजना तीनों आती है। तो यहाँ पे ध्यान रखिए कि ये जो है मुख्य अर्थ से भिन्न वाला, ये जो है मुख्य अर्थ से भिन्न होते हुए उसे संबंध अर्थ प्रकट करने वाली सब शक्ति को लक्षणा सब शक्ति कहते हैं। शब्द या समूह में जो अर्थ छिपी होती है उसे प्रकाशित करने वाली शक्ति का नाम सब शक्ति है। सब शक्ति शब्द शक्तियों के कुल कितने भेद होते हैं? तो 3 होते हैं। माधुर्य, लक्षण, व्यंजना। मैं सुकुमारी नाथ वन जोगु तुम ही उचित तप मोह कहाँ भोगु। इन पंक्तियों में कौन सा वो देखने को मिल रहा है? तो आरती व्यंजना।
है ना। ये जो है आर्थी व्यंजना है, और व्यंजना सब शब्द के दो भेद है, एक शाब्दी होता है, एक अर्थी होता है। शाब्दी जहाँ व्यंजना शब्द विशेष के कारण उत्पन्न होता है वहाँ शाब्दी होता है, विशेष की वजह से पहले ही हो जाता है। बाकी हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, आज के लिए इतने।